आज हम बात करेंगे अबाउट द सेक्शन और द हेड ऑफ सैलरीज अंडर विच people who are gainfully employed in some company in a formal organization or be it in an informal organization they are getting their income. So salary जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये फॉर दोज हु आर एम्प्लॉयड with some organization, be it a public or a private organization. And under this head, the sections that are covered is basically section 15 to 17. और सेक्शन 15 की बात करें तो बेसिकली सैलरी होती क्या है. सैलरी जो है वो बेसिकली सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 में डिफाइंड है. सैलरी क्या क्या इंक्लूड करेगी. व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म सैलरी, जब हम सैलरी बोलते हैं तो सैलरी मीन्स वेजेस, इट ऑल्सो मीन्स पेंशन, it also includes annuity, any gratuity being paid, any advance amount of salary being given, any fee, commission, perquisite, profits which is given in addition to salary or against salary in place of salary or wages. Then annual accretion to balance of recognized provident fund, उसमें कोई annual addition है, appreciation है प्रोविडेंट फंड में रिकॉग्नाइज में. कोई लीव छुट्टियां आपकी ड्यू थी उसकी आपने इनकैशमेंट करी है, उसके बदले में कैश लिया है, लीव इनकैशमेंट ऑल्सो इंक्लूड्स बीइंग सैलरी. देन एनी बैलेंस विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. And finally, contribution which is made by central government or any other employer to employees pension account as referred to in section 80 CCD. अब वेजेस होता क्या है, सबसे पहला पॉइंट अगर इसमें डिस्कस करें तो वेजेस बेसिकली इज एनी अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर जॉब दैट इज डन और वर्क दैट इज रेंडर्ड, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस. वेजेस के अलग अलग नाम है. वेजेस को पे भी बोला जाता है, बेसिक पे भी बोला जाता है, सैलरी भी बोला जाता है, रेम्यूनरेशन भी बोला जाता है. सो ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज बेसिकली रेफर टू द टर्म वेजेस. जब हम ये सारी टर्म्स की बात करते हैं तो हम वेजेस की ही बात कर रहे हैं. वेजेस होती क्या है, जो भी आप अमाउंट रिसीव करते हो फॉर वर्क दैट यू हैव डन और जॉब दैट यू हैव रेंडर्ड. Similarly, second or third point, pension or annuity, it is any amount which is received by employee not for the present services but from the past employer after attaining the age of retirement or superannuation, and this is also treated to be a salary. सो पेंशन और एन्युटी क्या होगी, जो पास्ट सर्विसेज के लिए किया है. वेजेस होगी जो प्रेजेंट सर्विसेज के लिए आपको अगेंस्ट उसके जो अमाउंट मिल रहा है फॉर वर्क डन. और पेंशन और एन्युटी जो पास्ट सर्विसेज के लिए आपको मिल रहा है अमाउंट रिटायरमेंट के बाद भी, या वैसे सुपर एनुएशन आपने वीआरएस ले लिया एंड सो ऑन. Then gratuity. Gratuity, as the name implies, some gracious payment. Gracious payment क्या हो गया, any sum which is received by an employee from his past employer as a token of gratitude for services which he has rendered diligently to the organization. मतलब उसने इतनी ईमानदारी से काम किया, उस ईमानदारी से, उस पैशनेट तरीके से काम, लॉयल्टी से काम करने के कारण उसकी जो सर्विसेज हैं उसको रिकॉग्नाइज करते हुए कुछ अमाउंट दिया गया, उसको नाम दिया गया ग्रेचुटी. और वो ग्रेचुटी भी किस में आएगी, सैलरी में. ठीक है. हालांकि कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी जो है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 एग्जम्प्ट भी है. ठीक है, उसकी लिमिट्स हैं, डिफाइंड है, वो हम आगे करेंगे जब हम सैलरीज की डिटेल में बात करेंगे. देन कोई फ़ी है, कोई कमीशन है, एम्प्लॉयर से कोई फ़ी मिली है, कोई कमीशन लिया है एम्प्लॉयर से ऑन अचीविंग अ पर्टिकुलर टारगेट और अ थ्रेश होल्ड ऑफ रेवेन्यू एंड सो ऑन. कोई बोनस मिला है, वो भी सैलरी माना जाएगा. बोनस दो तरह के होते हैं, स्टैचुरी बोनस एज वेल एज ग्रेशियस बोनस. स्टैचुरी मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट के अंदर बोनस के दिया गया है, और ग्रेशियस मोमेंट मतलब कैजुअल बेनिफिट है जो अपनी तरफ से एम्प्लॉयर दे रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सैलरी. देन परक्विजिट्स. परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है, परक्विजिट्स एक तो चीज़ हो गई कि हमने सैलरी दे दी. परक्विजिट्स बेसिकली डिफाइंड कि सैलरी नहीं दी, उसकी बजाय कोई बेनिफिट्स, कोई एड ऑन एडवांटेजेस, कोई बेनिफिट्स, कोई फैसिलिटीज़ दे दी हमने उस पोस्ट के साथ. फॉर एग्जांपल कोई पर्सन मैनेजर है तो उसको सैलरी इंक्रीज नहीं गई, उसकी जगह हमने उसको एक कार दे दी जिससे उसको घर से वो कार पिक करेगी और वापस घर में छोड़ देगी. यहाँ उसको फ्री टेलीफोन की फैसिलिटी दे दी, मोबाइल फ़ोन दे दिया एप्पल का ख़रीद के, कोई भी ऐसी चीज़ होगी. तो ये जो सारे बेनिफिट्स किसी भी पोस्ट के साथ अटैच्ड हों जो मिलें कैश की बजाय, वो भी किस में आते हैं, सैलरी चैप्टर में. और वो किस हेड के अंदर आते हैं, परक्विजिट्स और पर्क्स. देन एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मीन्स सैलरी नहीं दी या सैलरी नहीं दिया तो हमने प्रॉफिट में से अपने शेयर दे दिया उस एम्प्लॉय को. सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 17. ठीक है.
देन कोई सैलरी है जो लीव एनकैशमेंट, फॉर एग्जांपल कोई लीव थी, आपकी छुट्टियां ड्यू थी, आपके पास अक्यूमुलेट होकर पड़ी थी, तो वो आपने अवेल नहीं की, उसकी बजाय आपको प्रोविज़न है कि आप उतना कैश ले सकते हो अप टू अ थ्रेश होल्ड लिमिट ऑफ लीव्स, तो वो आपने लिया, वो भी जो है वो सैलरी माना जाएगा। देन एनी एडवांस सैलरी विच इज़ बीइंग रिसीव्ड, कोई सैलरी अभी आपने ली जो एडवांस में मिल गई आगे के महीनों के लिए, तो वो भी आपकी सैलरी ही मानी जाएगी। सो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी बेसिकली इंक्लूड्स थ्री डायमेंशन, थ्री टाइप्स ऑफ अर्निंग्स, यू नो। इट विल ऑल्सो इंक्लूड सैलरी विच इज ड्यू, ठीक है। जब भी सैलरी ड्यू हो गई, मतलब मैंने एक महीना काम किया, मेरी सैलरी जो है उस मंथ की ड्यू हो गई, मिली चाहे जब बात, पेमेंट चाहे बाद में थी, ठीक है। जब सैलरी ड्यू हो गई तो वो सैलरी चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। देन इट विल बी सैलरी विच इज पेड, ठीक है, ड्यू चाहे वो बाद में हो गई, ठीक है। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स हैं। सैलरी ड्यू मीन्स कि जो सैलरी मैंने पूरा एक महीना काम किया, मेरी सैलरी ड्यू हो गई, वो मिली मुझे एक महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी सैलरी क्रेडिट हुई मेरे अकाउंट में। दूसरा पॉइंट है सैलरी विच इज़ बीइंग पेड और अलाउड, ठीक है ना। सैलरी मुझे आज ही मिल गई, जबकि वो ड्यू होनी थी अगले महीने, मुझे एडवांस में ही सैलरी मिल गई। और थर्ड पॉइंट आ गया अरियर्स ऑफ सैलरी, मीन्स जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होता है, डीए बढ़ गया जी, आप सुनते हो, कोई अलायंस बढ़ गया, कोई और सैलरी पे बढ़ गई फाइनेंस कमीशन के बाद, 6th फाइनेंस कमीशन के बाद, 5th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद, तो उससे क्या होता है कि हम सुनते हैं कि इतना इतना अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिला एज अरियर्स। अरियर्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आज चल रहा है 2020 और 6th पे कमीशन के अंडर उसकी सैलरी जो है वो बढ़ी है 2017 से। सो आज 2020 चल रहा है, उसको 2017 से ही जितना अमाउंट ड्यू बनता था 3 सालों का, वो सारे का सारा इस साल मिलेगा। तो वो कौन सा सैलरी के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है, पिछले सालों की अमाउंट्स, जो सैलरी एक्चुअल में मिल चुकी है, पर जो डिफरेंशियल है, जो इंक्रीज्ड अमाउंट उसको मिलना चाहिए था, वो तब नहीं मिला, तो वो अब मिल रहा है, तो वो क्या बनेगा, अरियर्स, जो पिछली अमाउंट के रिगार्डिंग था, दैट हैज़ बीन अलाउड टू हिम, दैट शुड बी बिलोंगिंग टू हिम, बट दैट वाज नॉट पेड टू हिम, बट वो अभी कोई लीगल रिक्वायरमेंट के कारण, कोई अप्रूवल स्टैच्यूटरी के कारण अब उसको वो पिछले सालों की पेमेंट, अ पार्ट ऑफ पेमेंट मिल रही है, तो वो कहलाएगा आज के दौर में अरियर्स। सो ये तीनों चीज़ें, सैलरी अगर ड्यू हो गई हो, मिले चाहे बाद में, या सैलरी मिल गई एडवांस में, ड्यू चाहे बाद में हो, या कोई अरियर्स ऑफ सैलरी है, ये तीनों केसेस ही सैलरी चैप्टर में कंसिडर होंगे। मतलब सैलरी इन तीनों केसेस में ही मानी जाएगी और उस सैलरी को हम टैक्स करेंगे, अंडर सेक्शन 15 to 17 हम कंसिडर करेंगे, ठीक है जी। देन अगर बात करें, हमने बात की सैलरी, सैलरी में वेजेस इंक्लूडेड हैं, पेंशन, एनुटी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अब सैलरी होती क्या है, कैसे पता लगेगी कि कोई चीज़ सैलरी है कि नहीं है। कुछ असेंशियल एलिमेंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स होनी चाहिए सैलरी के अंदर टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम एज सैलरी। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एंड फोरमोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट इज दैट देयर मस्ट एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय between the person who is receiving salary and the person who is giving salary. So for any payment which is supposed to fall under this head, which is supposed to qualify under the head salary, the relationship of employer employee must exist, and I say, repeat again, must exist, ठीक है। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकता है, कोई लोकल अथॉरिटी कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, कोई कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकती है, एचयूएफ हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और every kind of payment to that particular employee, ठीक, that shall qualify to be a salary for that particular employee if it is in regard to the services rendered by that particular employee. So अगर इस पॉइंट को क्रक्स में बात करें बेसिकली, तो ये कहता क्या है, ये पॉइंट कहता है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट अ मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, ठीक है। मास्टर और सर्वेंट रिलेशन, सर्वेंट कौन होगा, एम्प्लॉय, और मास्टर कौन होगा, एम्प्लॉयर, एंड मास्टर इज पेइंग द सर्वेंट फॉर द सर्विसेज विच इज बीइंग रेंडर्ड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है जी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है टू एग्जामिन वेदर द इनकम, पर्टिकुलर इनकम शेल फॉल अंडर द हेड सैलरी और नॉट सो। देन सेकेंड पॉइंट इज सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर और इट कुड बी पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज वेल। हो सकता है कोई पर्सन 2 जगह काम कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन सुबह
एक छोटा आदमी, कोई गरीब आदमी सुबह किसी की कार वॉश करता है और आफ्टरनून में किसी फैक्ट्री में काम करता है, या कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, कोई लॉयर है, या लॉयर तो नहीं, चलो उसकी तो बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आ जाएगी, कोई पर्सन है वो दो जगह जॉब जॉब कर रहा है। बेसिकली वो मॉर्निंग में भी जॉब कर रहा है एक फैक्ट्री में, और उसके बाद आफ्टरनून में 2 बजे के बाद उसकी दूसरी जगह शिफ्ट होती है, दूसरी जगह पे भी काम कर रहा है। सो दोनों जगह से सैलरी जो है वो इंक्लूड करी जाएगी, सिर्फ एक जगह की सैलरी इनकम में नहीं आएगी। जितनी भी तरह से वो सैलरीज ले रहा है, जितने भी एम्प्लॉयर्स हों, वो सारे का सारा अमाउंट सैलरी हेड के अंदर आएगा। और अगर किसी ने किसी साल में एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब शुरू कर दी, तो जो पास्ट एम्प्लॉयर था जिससे जॉब छोड़ी है, उससे जितने महीने सैलरी ली वो भी उस साल की सैलरी इनकम में ऐड होगी, और जो नया एम्प्लॉयर है जिससे वो अब सैलरी लेगा, वो उसकी भी जितनी अमाउंट आएगी, जितने कॉरस्पॉन्डिंग मंथ्स के लिए जो भी अमाउंट बनेगा, वो भी उसकी सैलरी इनकम में ऐड होगा। देन इज टैक्स फ्री सैलरी। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है वो नेट अमाउंट सैलरी का एम्प्लॉय को देते हैं और उस पर टैक्स वो पहले ही चुका देते हैं अपनी तरफ से। सारी वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, टैक्स अमाउंट जो होता है, ग्रॉस अमाउंट नहीं देते वो एम्प्लॉय को। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ से टैक्स ऑब्लिगेशन चुका के जो भी सारा कुछ टैक्स बनता है इतनी सैलरी पे, उसके बाद जो नेट अमाउंट है वो तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। बट सैलरी अगर एम्प्लॉय की बात करें तो वो जब अपनी रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपनी नेट सैलरी नहीं दिखाएगा जो उसको इन हैंड में मिल रही है। He or she ought to include, must include that amount also which has been deducted as a tax or any other statutory obligation. So जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया हो या कोई और अमाउंट जो है वो उसने काट दिया और उसको नेट अमाउंट ही दिया, एम्प्लॉय को जब अपनी सैलरी रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसको वो सारे अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर ने काटे थे, जो उसको बिलोंग कर रहे थे, उसके बिहाफ पे काटे थे, वो भी अपनी सैलरी में ऐड करने पड़ेंगे। देन फॉर एमपीज़ और एमएलए, पॉलिटिक्स में जाने का फ़ायदा, एमपी और एमएलए को जो भी अमाउंट मिलता है वो सैलरी नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो उनको गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि वो जी सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, राज नहीं सेवा। So it is not considered as they are not considered as employees or workers of a government. They are considered as not पब्लिक सर्वेंट्स, बट दे आर वर्किंग फॉर पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। सो उनको जो भी अमाउंट मिलता है वो सैलरी नहीं माना जाता। वो किस हेड में जाता है? वो दूसरे हेड में जाता है जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हाँ, अगर उनको कोई अलाउंसेस मिल रहा है जैसे टेलीफोन अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, बाकी सारी चीज़ें, वो सारे के सारे वो हैं वैसे बेसिकली एग्जम्प्ट कर दी हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम आर एग्जम्प्ट। Then receipts from person other than employer that will qualify to be under the head income from other source. अब इसमें क्या पॉइंट आ जाएगा? फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, सैलरी डॉक्टर है, ठीक है। उसने किसी पेशेंट की ट्रीटमेंट करी, वो पेशेंट को कहीं से भी इलाज करवा के वो फ़ायदा नहीं हो रहा था, वो उसकी डिजीज़ ठीक नहीं हो रही थी, बट पर्टिकुलर डॉक्टर की ट्रीटमेंट के कारण उसकी जो डिजीज़ है वो ठीक हो गई। सो उसने आउट ऑफ रिगार्ड खुश होके उस डॉक्टर को कोई अमाउंट दे दिया, कोई प्रेजेंट दे दिया, कैश दे दिया या कोई गिफ्ट दे दिया। तो वो जो अमाउंट आएगा वो डॉक्टर की, जो कि उस हॉस्पिटल में सैलरीड एम्प्लॉय है, वो उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके कोर काम से, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्क डन बाय दैट पर्सन, although it is related to the work done by that person indirectly, but there is no direct relationship to the same, ठीक है ना। क्योंकि वो जो पर्सन उसको पैसे दे रहा है, जो पेशेंट है, वो उसका एम्प्लॉयर नहीं है, ठीक है। सो उसको जो भी अमाउंट मिल रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर नहीं आएगा, वो किस में जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड जो है उसके अंदर क्वालिफाई करेगा। देन प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ पेंशन की अमाउंट ऑफ सैलरी सॉरी, कि वो जो सैलरी है वो कहाँ पर जनरेट हो रही है, एक्रू कहाँ पे हो रही है, ड्यू कहाँ पे, बन कहाँ पर रही है। सो अगर फॉर एग्जांपल इट कुड बी सैलरी विद इन इंडिया, इट कुड बी सैलरी आउटसाइड इंडिया। अगर सर्विसेज जिसके लिए सैलरी जनरेट हो रही है वो इंडिया में रेंडर की गई हैं तो सैलरी इज प्रिज्यूम टू अक्रू इन इंडिया। और अगर वो जो सर्विसेज हैं इंडिया से बाहर दी गई हैं, किसी और कंट्री में दी गई हैं, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉई है, उसकी ट्रांसफ़र हो गई इंग्लैंड की ब्रांच में, लंदन की ब्रांच में, तो वहाँ पर अगर वो सर्विसेज दे रहा है तो वो जो सर्विसेज मानी जाएंगी, दीज आर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, तो वहाँ पर जो सैलरी एक्रू होगी दैट विल बी आउटसाइड इंडिया। हाँ, बट अगर कोई पर्सन छुट्टी पे जा रहा है इंग्लैंड और उसको अपनी छुट्टियों की जो कैश अमाउंट है, लीव एनकैशमेंट है, वो वहाँ पर इंग्लैंड में अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया या वहाँ पर कर दिया, तो वो इंग्लैंड की सैलरी नहीं मानी जाएगी,
जाएगी वो इंडिया में ही अक्रिय मानी जाएगी। ठीक है जी। इसमें एक दो पॉइंट्स रेलिवेंट है कि जो पेंशन है जो पेबल है आउटसाइड इंडिया फॉर प्री इंडिपेंडेंस एम्प्लॉयज़ विच शैल नॉट टू बी कंसिडर्ड अंडर दिस हेड ऑफ सैलरी। सिमिलरली अगर कोई सैलरी जो है वो पे की जाती है एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट के जो पोस्टेड हैं बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हो गए, कोई हाई एम्बेसडर हो गए, कोई फॉरेन सर्विस के एम्प्लॉयज़ हो गई, कोई मिलिट्री एम्प्लॉयज़ हो गई, कोई भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है जो बाहर पोस्टेड हैं, सो उन केस में वो उनकी सैलरी जो है वो इंक्लूड करी जाएगी, वो मानी जाएगी कि इंडिया में ही जनरेट हुई है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में। हाँ, जो उनको बाहर रहने के लिए अलाउंस कुछ स्पेशल मिल रहे हों वो जो है, या कोई बेनिफिट्स मिल रहे हों, कोई फ्री कार या एनीथिंग एल्स, वो जो है वो सारे के सारे एग्जम्प्ट हैं, उन पे टैक्सेबल नहीं है, उन पे टैक्स नहीं लगता, बट सैलरी जो है वो इंडिया में ही जनरेट हुई मानी जाएगी। देन फाइनली अगर कोई एम्प्लॉयर कोई डिडक्शंस कर रहा है, फॉर एग्जांपल TDS काट लिया, फॉर एग्जांपल कोई एंटरटेनमेंट टैक्स काट लिया, फॉर एग्जांपल कोई और पेमेंट प्रोविडेंट फंड के लिए काट लिया अमाउंट, ठीक है, तो उस केस में जो है वो नेट अमाउंट, जैसे कि अभी हमने पहले बात की थी टैक्स फ्री सैलरी में, नेट अमाउंट कंसिडर नहीं करेंगे एम्प्लॉय की सैलरी में वो अमाउंट भी ऐड करेंगे जो एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया है, काटा है, और ओवरऑल ग्रॉस अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी मानी जाएगी। देन अगर हम बात करें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स की, अगर कोई सैलरी या पेंशन जो यूनाइटेड नेशन के एम्प्लॉयज़ हैं उनको मिल रही है तो वो सारी की सारी एग्जम्प्ट है, वो सैलरी इनकम में हम नहीं कंसिडर करेंगे। सिमिलरली कोई टीचर है, रिसर्चर है, जिसे सार्क जो हमारी एसोसिएशन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें हमारे सारे बाउंड्री वाले ये इंडिया को मिला के 7 कंट्रीज आते हैं, अगर उनमें से कोई मेंबर स्टेट में से कोई उनका सिटीज़न है जो टीचर या रिसर्चर है, उसको कोई सैलरी मिल रही है तो वो 2 साल के लिए एग्जम्प्ट है अमाउंट, 2 साल के बाद वो टैक्सेबल माना जा सकता है। देन सैलरी एज अ पार्टनर अगर कोई पर्सन ले रहा है, वर्किंग पार्टनर कोई पार्टनरशिप फॉर्म में या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं आएगा, वो किस में जाएगा, बिजनेस और प्रोफेशन में। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन में अगर कोई वॉलंटरी फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है तो उस केस में क्या माना जाएगा, वॉलंटरी फॉरगोइंग मतलब वो एम्प्लॉय खुद अपनी सैलरी छोड़ रहा है। तो फॉर एग्जांपल किसी को सैलरी फुल मिल रही है, उसके लिए सर्विसेज के लिए सैलरी पूरी ड्यू है, बट वो खुद एम्प्लॉय अपनी मर्जी से अपनी सैलरी छोड़ रहा है कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, सो उस केस में वो क्या माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ मनी। और हमने 2 पॉइंट करिए थे शुरुआत के कंसेप्ट्स में ही जब हमने पढ़े थे इनकम टैक्स के, एप्लीकेशन ऑफ मनी इनकम वर्सेस डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन को हम जो है उसकी अमाउंट मिला नहीं कंसिडर करते, जबकि एप्लीकेशन का मतलब क्या है, वॉलंटरी, वो खुद उस चीज़ को कर रहा है। तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम इस पॉइंट में भी माना जाएगा अगर वो खुद छोड़ता है सैलरी को, और वो जो है उसकी सैलरी कंसिडर की जाएगी, ठीक है, जब वो ड्यू हो रही है। देन अगर कोई वॉलंटरी सरेंडर कर रहा है सैलरी, उसको एग्जम्प्ट है। हाँ, वॉलंटरी फॉरगो कर रहा है वो एग्जम्प्ट नहीं है, बट कोई वॉलंटरी सरेंडर ही कर दी सैलरी, मींस दैट इज नॉट ड्यू टू हिम, डाइवर्जन होगी, वो उसको मिली नहीं, ठीक है ना, वो उसने पहले ये छोड़ ही दी है, वो सैलरी लेनी नहीं, वो फ्री में काम कर रहा है, तो उस केस में जो है सैलरी एग्जम्प्ट मानी जाएगी। देन कोई पे का स्केल हो गया, ग्रेड पे मिलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ पे स्केल ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफ अ पर्टिकुलर पोस्ट एंड अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल इज गिवन। तो उस केस में क्या है, जो स्केल पे है वो भी हम ऐड करते हैं टू इंक्लूड हिज सैलरी इनकम। फॉर एग्जांपल अगर हम इस पॉइंट को बात करें तो इसको हम कैसे समझेंगे कि ये है स्टार्टिंग अमाउंट, ठीक है ना, और ये है फाइनल उस रेंज, सैलरी यहाँ से लेकर यहाँ तक उस पर्टिकुलर जो ग्रेड है, जो उसका डेजिग्नेशन एम्प्लॉय की, यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल करेगी। और ये जो बीच वाला अमाउंट ये क्या है, ये इंक्रीमेंट है कि हर साल कितना इंक्रीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले साल की बात करें, फर्स्ट ईयर, तो पहले साल उसकी सैलरी होगी 12,000, सेकेंड ईयर उसकी सैलरी कितनी बन जाएगी, 12,500, जो बीच वाला टर्म है वो उसकी सैलरी में ऐड होता जाएगा। देन इन थर्ड ईयर सैलरी वुड बी 13,500 ऐड, देन फोर्थ ईयर में 13,500, और ये कब तक जाएगा, बढ़ता जाएगा जब तक 20,000 हो जाए। 20,000 के बाद ये चीज़ रुक जाएगी, उससे ऊपर ये लिमिट कैपिंग नहीं जा सकती, ठीक है जी। सो ये कॉन्सेप्ट है ग्रेड पे का या पे स्केल का।
देन सैलरी अगर किसी को फॉरेन करेंसी में मिल रही है तो उस केस में क्या होता है, हम उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट फॉरेन एक्सचेंज रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र रेट, और फिर उसको सैलरी इनकम नेट अमाउंट या ग्रॉस टोटल अमाउंट जो है अराइव करेंगे कि कितनी सैलरी है। फॉरेन डिनोमिनेशन में नहीं कंसिडर करेंगे, उसको इंडियन करेंसी में चेंज करेंगे, पहले अमाउंट को कन्वर्ट करेंगे। These were the basic essentials or characteristics or essential elements related to the salary। कुछ और रिलेटेड पॉइंट्स, बुनियादी पॉइंट्स सैलरी चैप्टर पढ़ने से पहले जो कि हमें पता होना ज़रूरी है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग कौन सी फॉलो हो रही है, मर्केंटाइल है या दूसरी है कैश बेसिस पे, पेमेंट बेस पे, वो मैटर नहीं करता है। सैलरी के केस में ड्यू और रिसीप्ट में से जो भी पहले हो, चाहे वो सैलरी पहले ड्यू हो जाए या चाहे सैलरी पहले एडवांस में मिल जाए और ड्यू बाद में हो, दोनों केसेस में जो भी पहले होगा वो उस हिसाब से सैलरी हम उसकी कंसीडर करेंगे। देन अगर सैलरी पिछले साल ड्यू थी और टैक्सेबल उसी साल में मानी जाएगी, चाहे वो उस साल मिली है या नहीं मिली, चाहे वो मिल रही है आगे जाके सालों में। फॉर एग्जांपल मार्च की सैलरी अगर 31 को ड्यू हो रही है उसी मंथ के, तो वो उस साल ही कंसिडर की जाएगी, ना कि अप्रैल वाले अगले फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, हाँ, अगर सैलरी ड्यू नेक्स्ट ईयर मंथ को होती है तो देन इट विल फुलफिल टू बी डिफरेंट केस। तो रिसिप्ट या एक्चुअल ड्यू बेसिस में से जो भी पहले होगा वो कंसिडर किया जाएगा। अगर वर्ड अरियर ऑफ सैलरी मेंशन्ड हो क्वेश्चन में और टेक्स्ट अर्लियर भी शब्द मेंशन हो क्वेश्चन में, तो उस केस में हम उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सिंपल है, क्वेश्चन साइलेंट है, टेक्स्ट अर्लियर वर्ड मेंशन नहीं है या कैटेगोरिकली वर्ड मेंशन है कि नॉट टेक्स्ट अर्लियर, तो हम उसको सैलरी में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अरियर ऑफ सैलरी मेंशन्ड है और साथ में ये भी मेंशन्ड है टेक्स्ट अर्लियर, तो मतलब इस पर पहले टैक्स लग चुका है, इसको पहले कंसिडर किया जा चुका है सैलरी में, तो हम इसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है या वर्ड मेंशन्ड है नॉट टेक्स्ट, तो उस केस में हम उसको नॉर्मली कंसिडर अरियर ऑफ सैलरी को सैलरी इनकम में ऐड करेंगे, जो भी अरियर्स मिल रहे हैं उसको पुरानी पिछले सालों के रिगार्डिंग। देन अगर कोई डीए हो गया, अलाउंसेस हो गया, बोनस है, उसके अगर अरियर्स मिल रहे हैं तो वो हम तभी इंक्लूड करेंगे जब वो रेट्रोस्पेक्टिवली पिछली डेट से इंक्रीज किए जाए। ठीक है, अदरवाइज हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कुछ इश्यूज हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ के केस में कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है या प्राइवेट एम्प्लॉयज़ है, वो मैटर भी करेगा कई केसेस में। कई पॉइंट्स के केस में अगर हम सैलरी इनकम की बात करें तो कई जगह पर मैटर करेगा कि वो जो एम्प्लॉय है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्विस में है या नॉन गवर्नमेंट सर्विस में है। कैसे? फॉर एग्जांपल ग्रेच्युटी के केस में हम देखेंगे, जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, अलग अलग प्रोविजन हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ग्रेच्युटी सारी माफ़ है। लीव एंड कैशमेंट के केस में कितनी लीव के अगेंस्ट जो कैश मिल रहा है वो अलाउड है। कोई कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन मिल रही है तो कितनी माफ़ है, कितनी कंसिडर करनी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गया। इन सारी बुनियादी पॉइंट्स जो फैसिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं जो सैलरी चैप्टर के साथ एसोसिएटेड हैं, इनके केस में इंडीड फ़र्क पड़ेगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। क्योंकि इन पॉइंट्स के अंदर जब हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को बहुत सारी फैसिलिटीज़ सुविधाएं दी गई हैं जहां पर उनको हायर अमाउंट या ऑलमोस्ट ऑल अमाउंट फॉलिंग अंडर दीज हेड्स जो है वो सारे का सारा माफ़ होगा, वो सैलरी में उनकी कंसिडर नहीं होता। देन कुछ केसेस है जहाँ पर मैटर नहीं करेगा कि आपका मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हो गई, कोई रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मिल रहा है, कोई कंपनी ने छंटनी कर दी, ले ऑफ कर दी, उसके केस में कंपनसेशन मिल रहा है, कोई अलाउंसेस, बाकी उनके केसेस में हम बात करें परक्विजिट्स हैं जो छोड़ के रेंट फ्री अकोमोडेशन को छोड़ के उसके अलावा कोई बेनिफिट्स या और कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, या लीव ट्रैवल कंसेशन जो 2 साल के बाद मिलता है, ट्रैवल फ्री में करना गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या अदरवाइज दूसरे एम्प्लॉयज़ को अपने एम्प्लॉयर की तरफ से। सो इन केसेस में मैटर नहीं करेगा आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, बट ऊपर वाले जो केसेस हमने मेंशन किए वहाँ पर मैटर करेगा। देन दिस इज़ द बेसिक स्नैपशॉट ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ की सैलरी चैप्टर में इनकम हम कैसे करेंगे। ये बेसिक स्नैपशॉट है। एक तो हो गई बेसिक सैलरी जो हमने बात करी थी, जिसको वेजेस, पेंशन, सारा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जो सारे पॉइंट्स हमने बात किए थे वीडियो के शुरुआत में, उसमें हम ऐड क्या करेंगे, फ़ी, कोई कमीशन है, कोई बोनस है, अलाउंसेस हैं। कैसे हो गए हम, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस हो गया, कोई ट्रैवलिंग के आने जाने के लिए खर्चा मिल रहा है, यूनिफॉर्म का अलाउंस हो गया, किसी भी तरह का अलाउंस हो गया, कोई भी भत्ता जिसको हम बोलते हैं वो मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता,
वो सारे के सारे किस में आएंगे, अलाउंसेस में। कोई फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो सारी की सारी परक्विजिट्स में। कोई रिटायरमेंट पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो आ जाएंगे। देन कोई प्रॉफिट मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रही, सैलरी के बजाय प्रॉफिट में से शेयर मिल रहा है, वो भी सैलरी चैप्टर के अंदर आएगा। सो ये जो ब्रॉडर 5 हेड्स हैं ये सारे के सारे आएंगे जो हमारी बनाएंगे ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ये इतना आसान दिख रहा है बट जब हम कंप्यूटेशंस करेंगे ये इतना आसान नहीं है। इसके अंदर भी 2-3 तरह के अलाउंसेस होते हैं, फुली टैक्सेबल, ठीक है, फुली एग्जाम्प्ट जो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करने, फुली टैक्सेबल जो सारे के सारे, और एक पार्शली टैक्सेबल, पार्शियल एग्जाम्प्ट हो गए, कुछ हिस्सा टैक्सेबल होना है कुछ एग्जाम्प्ट। इसी तरह परक्विजिट्स अलग अलग है, रेंट फ्री अकोमोडेशन और फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज, सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे मिला के बनाएंगे ग्रॉस सैलरी। उसमें से क्या डिडक्शंस अलाउड हैं, 2 तरह की डिडक्शंस अलाउड हैं। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक है, डिडक्शंस किस में फॉल करती हैं ये, अंडर सेक्शन 16। ठीक है, 2 तरह की डिडक्शन अलाउड है सैलरी चैप्टर में, एंटरटेनमेंट पे अलाउड और कोई प्रोफेशनल टैक्स अगर पे किया गया है वो सब्जेक्ट टू लिमिट्स। ठीक है, सो ये 2 डिडक्शंस अलाउड हैं। जब ग्रॉस सैलरी में से ये दोनों डिडक्शंस हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सैलरी अमाउंट। ठीक है, विच इज़ टैक्सेबल। और अगर हम बेसिकली बात करें तो सैलरी क्या इंक्लूड करेगी, पे विच इज़ डिफाइंड अंडर फाइनेंशियल रूल्स 9 सबसेक्शन 21, लीव सैलरी भी, एडवांस पे भी, बोनस जैसे कि हमने बात की, डियरनेस अलाउंस, कोई भी अलाउंस मिल रहा है, महंगाई का भत्ता, कंपनसेटरी अलाउंस कोई मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस, घर में रहने के अगेंस्ट कोई पेमेंट मिल रही है, घर का किराया देने के लिए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री में घर मिल रहा है वो परक्विजिट बन जाएगा, कोई फीस है जो एम्प्लॉई अपने पास रख सकता है, कोई ऑनरेरियम मिल रहा है उसको फॉर डूइंग परफॉर्मिंग पर्टिकुलर सेट ऑफ टास्क, कोई रीइंबर्समेंट है ट्यूशन फ़ी की, सब्सिस्टेंस अलाउंस, इंटरिम रिलीफ, ओवर टाइम अलाउंस, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो एनपीएस में एम्प्लॉय के है, या ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे सैलरी के चैप्टर के अंदर ही कंसीडर किए जाएंगे अंडर डिफरेंट हेड्स। सो अब ये वाली जो चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें जो नहीं कंसिडर की जाएंगी सैलरी चैप्टर के अंदर, सैलरी कंप्यूटेशन के प्रोसेस में या सैलरी को डिफाइन करने में या सैलरी में इंक्लूड नहीं मानी जाएंगी, वो कौन सी हैं। कोई सैनिटरी अलाउंस है और यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है। बेसिकली सैनिटरी अलाउंस अलाउड होता है हाई कोर्ट के जजेस को या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। कोई रीइंबर्समेंट है, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट आपने करवाई और मेडिकल पे खर्चा किया, मेडिकल ट्रीटमेंट पे किसी डिजीज़ पे, और वो वापस अमाउंट ले लिया, वो जो है सैलरी नहीं माना जाएगा सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट्स। कोई लीव ट्रैवल कंसेशन है, 2 साल बाद जो फैसिलिटी है आपको कि आप घूमने जा सकते हो अपने फैमिली के साथ गवर्नमेंट के पैसे पे, अगर उसकी जो अमाउंट है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। कोई लीव इनकैशमेंट की सैलरी, लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू सर्टन लिमिट्स। देन कोई ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है आने जाने के लिए फॉर टूर विच इज़ ऑन ड्यूटी, आपको जॉब के कारण आने जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं अपने व्हीकल के रिगार्डिंग या किसी और चीज़, या ट्रांसफ़र आपकी एक जगह से दूसरी जगह हो गई तो वो आने जाने के लिए जो कम्यूट करने के लिए आपको अमाउंट मिल रहा है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे सैलरी में। देन कोई हिल कंपनसेटरी, पहाड़ी इलाकों में पोस्टिंग हो गई कंपनसेटरी, तो उस केस में अलाउंस नहीं कंसिडर करेंगे। कोई बॉर्डर एरिया, ट्राइबल एरिया में, डिफ़िकल्ट एरिया में, डिस्टर्ब्ड एरिया में, फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में या कहीं और आपकी पोस्टिंग हो गई तो उस केस में वो अलाउंसेस कंसिडर नहीं है। बेसिकली ये डिफेंस फोर्सेस वालों के लिए एप्लीकेबल होते हैं ज़्यादातर ये अलाउंसेस। देन कोई कन्वेंस अलाउंस मिल गया, देन CEA कोई हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस हो गया, लिमिट्स हैं उनकी भी। कोई और अलाउंस मिल गया जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ को, रिसर्च को मोटिवेट करने के लिए मिल रहा है, उसको फ्रूटफुल करने के लिए मिल रहा है। कोई ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया, 1600 तक की लिमिट है फॉर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड पर्सनस एंड 800 रुपये फॉर ऑल अदर्स पर मंथ। ठीक है जी, इतना तक अलाउड है, वो एग्जाम्प्ट है, उससे अगर ज़्यादा मिल रहा है तो बाकी का जो है वो फिर उसके बाद टैक्सेबल माना जाएगा, सैलरी में ऐड करेंगे। एंड फाइनली एनी पेमेंट फ्रॉम GPF गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड से अगर कोई पेमेंट है तो वो सारी की सारी जो है वो आपकी सैलरी में ये कंसीडर अमाउंट सारे के सारे नहीं होंगे। ठीक है, ये सारे, और जो पीछे वाले बात की वो सारे के सारे कंसीडर होंगे। सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ सैलरी चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।